नमस्कार साथियों, आप सभी का वॉर क्रॉनिकल सीरीज में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी बेहतर चल रही होगी। दोस्तों, मैं हरी सिंह राजपूत आप सभी के लिए लेकर आया हूं फिर से एक नया युद्ध और इस युद्ध का नाम है कलिंग युद्ध। भारतीय इतिहास के जितने भी महत्वपूर्ण युद्ध हुए उन युद्धों में कलिंग का अपना एक विशेष महत्व है, क्योंकि इस युद्ध ने अशोक को शक्ति से करुणा तक की यात्रा करने के लिए मजबूर कर दिया। तो आइए जानते हैं इस युद्ध में ऐसा क्या हुआ था और ये युद्ध कब हुआ था जिसकी वजह से अशोक जैसा शक्तिशाली सम्राट युद्ध नीति को त्याग देता है और शांति की नीति को अपनाता है। आइए इसको समझते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि कलिंग युद्ध किसके बीच हुआ था, तो थोड़ा सा आपको इसके बारे में जानकारी होना चाहिए। कलिंग युद्ध जो है हम सब जानते हैं कि मौर्य साम्राज्य के जो फाउंडर थे, तो मौर्य साम्राज्य के फाउंडर का नाम है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा मौर्य साम्राज्य की स्थापना की गई थी और बाद में उनके साम्राज्य को आगे बढ़ाया था जिनका नाम था बिंदुसार ने। बिंदुसार के द्वारा इस साम्राज्य को आगे बढ़ाया गया और अपने साम्राज्य को कोशिश ये की गई कि उसको सुरक्षित रखा जा सके अगर उसका विस्तार ना हो। तो इस प्रकार मौर्य साम्राज्य के संस्थापक के तौर पे हम लोग चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ते हैं और उसके बाद उनके उत्तराधिकारी होते हैं जिनका नाम होता है बिंदुसार। बिंदुसार के उत्तराधिकारी का नाम था अशोक। बिंदुसार के 100 पुत्रों में से एक था जिसका नाम था अशोक। और अशोक जो है, अशोक ने क्या किया, इस लेक्चर में हम लोग केवल कलिंग युद्ध की चर्चा करने वाले हैं। अगर हम मौर्य साम्राज्य की बात करेंगे तो मौर्य साम्राज्य लगभग 322 बीसी से लेकर 184 बीसी तक इसने शासन किया था। मौर्य साम्राज्य भारत का पहला अखिल भारतीय साम्राज्य था और जिसके संस्थापक का नाम चंद्रगुप्त मौर्य है। चंद्रगुप्त मौर्य जिनके द्वारा जो है प्रथम अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना की गई थी। पहला अखिल भारतीय साम्राज्य किसके द्वारा स्थापित किया गया था? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। ठीक है, पहला अखिल भारतीय साम्राज्य। और ये भारत के पहले ऐसे शासक हैं जिनको सम्राट यानी चक्रवर्ती सम्राट का टाइटल भी दिया गया है। तो अशोक के दादाजी का नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। और हमारे देश में, हिंदुस्तान में ये कहा जाता है कि जैसा दादा होता है पोते में भी वैसे ही गुण होते हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे का नाम क्या है? बिंदुसार है। बिंदुसार के बेटे का नाम क्या है? अशोक है। याद रखिएगा, बिंदुसार के 100 पुत्रों में से याद रखिएगा एक पुत्र है। ऐसा कहा जाता है कि बिंदुसार के 100 पुत्र थे अलग अलग पत्नियों से। और अशोक जब गद्दी पर बैठा तो अपने 99, देखिए ये हम नहीं कह रहे हैं, कुछ बौद्ध ग्रंथों में ये जानकारी मिलती है कि अशोक अपने 99 भाइयों की हत्या कर गद्दी पर बैठा था। कितने? अपने 99 भाइयों की हत्या कर गद्दी पर बैठा था। जब वो अपने 99 भाइयों की हत्या कर गद्दी पर बैठा तो सोचिए वो स्वभाव से कितना हिंसक रहा होगा जिसने गद्दी के लिए अपने भाइयों की हत्या कर दी। और ये जो जानकारी है इसमें थोड़ा सा एक और चीज ऐड करते हैं, फिर हम अशोक के युद्ध तक चलते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य का जो शासनकाल है वो 322 से लेकर 298 बीसी तक रहा था। और अगर हम बिंदुसार के शासनकाल की बात करें तो ये 298 से लेके ये 273 बीसी तक रहा था। अब इसका मतलब ये है कि इसके बाद अशोक आया और अशोक के समय हुआ कलिंग का युद्ध। तो कलिंग युद्ध का क्या रीजन रहा होगा इस लेक्चर में हम लोग समझ रहे हैं। देखो, माना जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा मौर्य साम्राज्य की सीमाओं को दक्षिण भारत से लेके अफगानिस्तान तक फैला दिया गया था। और उसी समय, क्योंकि ये जैसे कि हम देखेंगे ये मगध साम्राज्य था और ये उसकी कैपिटल हुआ करती थी जिसका नाम था पाटलिपुत्र। तो हमने केवल कैपिटल को बनाया है। और मगध साम्राज्य में उस समय की अगर मैं बात करूं, दक्षिण भारत के कर्नाटक से लेके अफगानिस्तान तक के जो इलाके हैं वो शामिल थे। और ये पूरा का पूरा अफगानिस्तान, पूरा का पूरा पाकिस्तान, पूरा हिमालय, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, ये पूरा का पूरा इलाका है, इसको मौर्य साम्राज्य कहा जाता था। यानी मौर्य साम्राज्य बेहद ही विशाल था। मौर्यों के अभिलेखों में यानी अशोक के अभिलेखों में केवल उसके 3 पड़ोसी राज्यों का उल्लेख मिलता है। एक का नाम था चेर, एक का नाम था पांड और एक का नाम था चोल। चेर, चोल, पांड जो हैं वो मौर्यों के पड़ोसी राज्य थे। यानी बाकी पूरा हिंदुस्तान जो है वो मौर्यों के अधीन था। ये आप देख रहे हैं, ये मौर्य साम्राज्य पूरा का पूरा ग्रीन। अब इस विशाल मौर्य साम्राज्य में केवल एक राज्य बचता था जो इस समय अशोक के समय यहाँ पर था और ये इंडिपेंडेंट था।
तो कहीं ना कहीं इस राज्य को जीतने के लिए अशोक ने जो युद्ध लड़ा उसी युद्ध को हम लोग कलिंग के नाम से जानते हैं। तो आइए चर्चा करते हैं कि कलिंग युद्ध हुआ क्यों और उसका परिणाम क्या रहा। तो ये अभी एक इंट्रोडक्शन हो गया है कि मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे, उनके उत्तराधिकारी का नाम बिंदुसार था। बिंदुसार के बाद अशोक गद्दी पर बैठा और अशोक अपने 99 भाइयों की हत्या कर गद्दी पर बैठा। संभवतः जब अशोक अपने भाइयों के साथ संघर्ष कर रहा था, अशोक और उसके भाइयों के बीच में 4 वर्ष तक सत्ता का संघर्ष चला और इस 4 वर्ष के सत्ता संघर्ष में संभवतः जो है वो कलिंग स्वतंत्र हो गया होगा, ऐसा हम संभवतः लेकर चल रहे हैं। या तो कलिंग अशोक से पहले यानी जब बिंदुसार का शासनकाल चल रहा था तब स्वतंत्र हुआ होगा, या फिर ये जब 4 साल का सत्ता संघर्ष चल रहा था तब स्वतंत्र हुआ होगा, क्योंकि इससे पहले कलिंग को मगध के सम्राट महापद्मनंद ने जीतकर मगध साम्राज्य में मिलाया था। मतलब ये कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय कलिंग जो है मगध का हिस्सा था, लेकिन बिंदुसार और अशोक के समय कुछ तो ऐसा हुआ है बिंदुसार और अशोक के बीच में, जब कलिंग जो है क्या हो गया, कलिंग स्वतंत्र हो गया। तो अब जब कलिंग स्वतंत्र हो गया तो ये तो वही कंडीशन हो रही है जैसे कि जब सम्राट अकबर, जब हम अकबर की बात करते हैं, अकबर ने पूरे हिंदुस्तान को जीत लिया, तो वो पूरे मैप को जब देखता था तो उसे दिखता था कि पूरे उत्तर भारत में केवल एक छोटा सा राज्य है जो सर उठाकर उसको घूर रहा है, उसको चैलेंज कर रहा है कि मैं नहीं झुकूंगा, और उस राज्य का नाम था मेवाड़। वैसे ही जब संपूर्ण भारत, अफगानिस्तान, पाकिस्तान से लेके कर्नाटक, इनकी मौर्यों की जो सीमा है दक्षिण भारत में वो कर्नाटक तक थी, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। कर्नाटक यानी स्वर्णागिरी उनकी लास्ट कैपिटल थी, दक्षिण भारत में उनकी लास्ट सीमा थी। तो जब मौर्यों के शासनकाल में पूरा भारतवर्ष उनके अधिकार में है, तो ये कलिंग इतना पास होकर, जो कि मगध के बिल्कुल पास है, स्वतंत्र होकर कहीं ना कहीं चुनौती दे रहा था और इसी चुनौती को दूर किया है। तो आइए इसमें देखते हैं आखिरकार क्या कारण थे जिसकी वजह से ये लड़ाई हुई। तो आइए समझते हैं। देखो, हम ऐसा मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि ये रहा कलिंग, ठीक है। कलिंग को हम ऐसे लिख लेते हैं, ये कलिंग है। कलिंग जो राज्य है इसका वर्तमान नाम क्या है? कलिंग राज्य का वर्तमान नाम उड़ीसा है, ठीक है। चलिए कलिंग मान लिया हमने ये, और ये पूरी की पूरी जो है इस तरीके से आप देखेंगे तो हम इस तरीके से इसको कर लेते हैं, ये मौर्य सीमा है। क्या है? ये मौर्यों की सीमा है जो इस तरीके से पूरी फैली हुई है, यानी ये पूरा का पूरा मौर्य साम्राज्य है। जो वाइट कलर से आप देख रहे हैं ये पूरा का पूरा मौर्य साम्राज्य है, जिसमें कर्नाटक तक लास्ट है। कर्नाटक दक्षिण भारत में उनकी सीमा है, इधर अफगानिस्तान है, इधर हिमालय है, इधर गुजरात है और इधर बंगाल तक। कहाँ तक? बंगाल तक। तो यहाँ तक उनकी सीमा लगती थी, ठीक है। ये मान लेते हैं हम उनकी कैपिटल है मौर्यों की, और इस कैपिटल का नाम है पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र का शासक कौन है? अशोक है, और अशोक के समय ये युद्ध लड़ा जाता है जिसको हम लोग बोल रहे हैं कलिंग युद्ध। तो यहाँ पे सवाल ये उठता है कि पहले तो हम ये जानते हैं कि आखिर कलिंग युद्ध हुआ क्यों। कलिंग युद्ध के कारण क्या थे? तो कलिंग युद्ध कब हुआ है? कलिंग युद्ध लड़ा गया था अशोक के राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद, यानी 261 वीसी में, 261 वीसी में ये कलिंग युद्ध हुआ। लेकिन क्यों हुआ? तो इसके कुछ कारण हम देखते हैं। पहला कारण हम ये मानते हैं कि कलिंग जो है, नंबर 1, कलिंग स्वतंत्र हो गया था और इसीलिए अशोक इस राज्य को दोबारा से अपने राज्य में मिलाना चाहता था। यानी देखा जाए तो ये अशोक की साम्राज्यवादी नीति का पार्ट था कि अशोक ने जब देखा कि कलिंग स्वतंत्र हो गया तो वो अपनी साम्राज्यवादी नीति के द्वारा इसको पुनः अपने साम्राज्य में मिलाना चाहता था। दूसरा क्या कारण हो सकता है, या अन्य कारण, कि जो कलिंग है वो समुद्री व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। यानी कलिंग में बंदरगाह थे और समुद्री व्यापार के लिए प्रसिद्ध होने की वजह से इस राज्य पर अशोक अधिकार करके यहाँ के समुद्री व्यापार पर अधिकार करना चाहता था। एक और कारण बताया जाता है कि कलिंग हाथियों के लिए प्रसिद्ध था, और हाथी किसी भी सेना के लिए बड़े ही शक्तिशाली माने जाते थे। इसीलिए अशोक जो है कलिंग पर अधिकार कर यहाँ के हाथियों को पाना चाहता था। एक और कारण माना जाता है कि शायद दक्षिणापथ का जो रास्ता था, दक्षिणापथ का रास्ता वो कलिंग से गुजरता था। मतलब ये मान के चलिए कि उसके साम्राज्य की सीमा हम बता रहे कर्नाटक है। अगर अशोक को डायरेक्टली यहाँ से जाना है तो ये राज्य उसके बीच में आ रहा था, एक ये कारण हो सकता है।
दूसरा कारण ये हो सकता है कि उसके राज्य में बंदरगाह थे जिनसे वो समुद्री व्यापार करना चाहता था। तीसरा कारण था कि कलिंग हाथियों के लिए प्रसिद्ध था। तो इनमें से कोई ना कोई एक कारण रहा होगा जिसकी वजह से अशोक को ये लगा कि उसे कलिंग पर पुनः अधिकार करके उसे अपने राज्य को बेहतर करना चाहिए, क्योंकि इस समय समुद्री व्यापार काफ़ी अच्छा माना जाता था, क्योंकि आचार्य चाणक्य ने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में जहाज रानी का उल्लेख किया है। अब युद्ध कैसे हो, तो देखिए अशोक ने अपनी सेना को आदेश दिया, हम मान लेते हैं ये अशोक है, और अशोक ने अपनी सेना को आदेश दिया कि वो कलिंग पर हमला कर दे। ठीक है, तो अशोक की सेना जो है कलिंग पर हमला कर देती है, और सेना जब घेरा डालती है तो इस राज्य के जो लोग होते हैं, यानी ये जो हमारा कलिंग है, इस राज्य के लोगों ने, उनके सेनापति ने, वहाँ की महिलाओं ने मिलकर जो है भयंकर युद्ध जो है अशोक से लड़ा, और 261 बीसी में कलिंग का भयंकर युद्ध हुआ। कब हुआ था ये युद्ध, याद रखिएगा, कलिंग युद्ध लड़ा गया था 261 बीसी में, और ये उसके राज्याभिषेक के, अशोक के राज्याभिषेक के 9 वर्ष बाद लड़ा गया था। ठीक है, अशोक के राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद, या हम इसको बोलते हैं 9वें वर्ष में। अशोक के राज्याभिषेक के कौन से वर्ष लड़ा गया, 9वें वर्ष में लड़ा गया या 8 वर्ष बाद लड़ा गया। जब कलिंग युद्ध हुआ तो इस समय कलिंग के जो राजा थे, इनका नाम भी बता देता हूं मैं आपको। कलिंग के जो राजा का नाम मिलता है वो मिलता है अनंत पद्मनाभन। अनंत पद्मनाभन, अनंत पद्मनाभन इनका नाम मिलता है। कुछ किताबों में इनका नाम कुछ और मिलता है, जो बताते हैं कि बड़े वीर और साहसी राजा थे, और इन्होंने जो है डिसीजन लिया, ये अशोक जैसे शक्तिशाली राजा के आगे झुके नहीं। और इस युद्ध में ये होता है कि जब भयानक रक्तपात होता है तो 1 लाख लोगों की मृत्यु हो जाती है। 1 लाख लोगों की मृत्यु हो गई, 1.5 लाख लोग घायल हो गए, और कई लाख लोगों को जो है बंदी बना लिया गया। तो कुल मिलाकर इस युद्ध में भीषण नरसंहार हुआ। भीषण नरसंहार का मतलब है कि लाखों लोगों की तो डेथ हो गई है, पूरा युद्ध भूमि जो है लाशों से, खून से लथपथ है। और जब इस युद्ध में अशोक की सेना की जीत होती है तो सेना द्वारा अशोक को कहा जाता है कि महाराज आइए, हमने युद्ध जीत लिया है, देख लीजिए। तो जब अशोक इस कलिंग युद्ध की विजय के पश्चात जब जाता है तो देखता है कि लाशों के ढेर पड़े हुए, महिलाएं बिलख रही हैं, बच्चे रो रहे हैं, और हर जगह रक्तपात है। तो जब वो ये दृश्य देखता है तो वो अंदर तक कांप जाता है, उसका हृदय विचलित हो जाता है, और वो सोचने लगता है कि उसने आखिर क्या जीता, इन लाशों के ढेर को जीता, इन महिलाओं के आंसुओं को जीता, इन बच्चों के, इन अनाथ बच्चों को जीता। तो कुल मिलाकर जब वो इन दृश्यों को देखता है तो उन दृश्यों को देखकर उसके मन पर एक भार प्रकट होता है कि ये मुझसे क्या हो गया, ये मैंने ये क्या कर डाला, और इस प्रकार जो है उसका हृदय परिवर्तित हो जाता है। तो क्वेश्चन ये है कि किस घटना ने अशोक का हृदय परिवर्तित कर दिया। तो याद रखिएगा, किसी एक व्यक्ति ने अशोक का हृदय परिवर्तित नहीं किया है, अशोक का हृदय परिवर्तित किया है कलिंग युद्ध ने, जो 261 बीसी में लड़ा गया था, उसके राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद या 9वें वर्ष में। अच्छा, अशोक का राज्याभिषेक कब हुआ था? अशोक का राज्याभिषेक हुआ था बच्चों 269 बीसी में। 269 में उसने ऑफिशियली अपना धूमधाम से राज्याभिषेक किया था, और इस राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद, या हम कहते हैं 9वें वर्ष में, उसमें से 8 माइनस करेंगे तो 261 बीसी बचेगा। तो 261 बीसी में ये युद्ध हुआ जिसमें लाखों लोगों के नरसंहार को देखकर उसका हृदय परिवर्तित हो गया, और उसने हमेशा के लिए प्रतिज्ञा कर ली कि आज के बाद वो कभी हथियार नहीं उठाएगा, और उसने युद्ध नीति को त्याग कर धम्म नीति को अपना लिया। इससे पहले उसके भतीजे के द्वारा, निग्रोध के द्वारा लगातार उससे कहा जाता था कि वो युद्ध नीति को त्याग दे और बुद्ध के जो है शांति वाली नीति का पालन करे। उसकी पत्नी के द्वारा भी उसे इसके लिए प्रेरित किया जाता था, लेकिन इससे पहले शायद उसने पूर्ण रूप से बौद्ध धर्म को स्वीकार नहीं किया था। यानी इस युद्ध से पहले वो बौद्ध धर्म को स्वीकार कर चुका था, लेकिन उसने ऑफिशियली बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार नहीं किया, बौद्ध धर्म को पूरी तरीके से स्वीकार नहीं किया था। तो इस घटना के बाद उसका हृदय परिवर्तित हो जाता है, और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अशोक की जो ये यात्रा है, जिसमें हम कह सकते हैं कि अशोक शक्ति से किस में आ जाता है, तो अशोक जो है, अशोक का हृदय करुणा से भर जाता है, और अशोक ने डिसाइड कर लिया कि अब उसे क्या करना है, अब उसे मानव कल्याण के लिए काम करना है, और उसने अपनी पूरी शक्ति
मानव कल्याण के लिए लगा दी, अपने प्रजा के नैतिक उत्थान के लिए लगा दी और बौद्ध धर्म की शांति और अहिंसावादी नीति का प्रचार प्रसार किया। तो किस घटना ने अशोक को पूरी तरीके से परिवर्तित कर दिया? वो था कलिंग का युद्ध। कलिंग का युद्ध 261 बीसी में कलिंग के राजा अनंत पद्मनाभन और अशोक के मध्य लड़ा गया था। इस युद्ध में कलिंग के 1 लाख लोगों की मृत्यु हुई, 1.5 लाख लोग बंदी बना लिए गए और इस युद्ध में हुए भीषण नरसंहार ने अशोक के हृदय को परिवर्तित कर दिया और अशोक ने युद्ध नीति को त्याग कर धम्म नीति को अपना लिया और अशोक ने अपने जीवन का जो मुख्य उद्देश्य है वो बना लिया, क्या? मानव जाति का कल्याण, अपनी प्रजा का कल्याण। और इसके लिए उसने फिर अस्पताल खुलवाए, अपने राज्य में पशु हत्या पर रोक लगा दी और कुल मिलाकर उसने पूरी दुनिया को अपनी धम्म नीति के माध्यम से जीतने का प्रयास किया, जिसमें वो काफ़ी हद तक सफल भी रहा। आज अगर हम अशोक जैसे शासक को, जिसने 1 लाख लोगों को केवल एक युद्ध में मार दिया, जिसने गद्दी के लिए अपने 99 भाइयों की हत्या कर दी, अगर हम उस व्यक्ति को अशोक महान कहते हैं तो उसके पीछे कारण है कि इस घटना के बाद जब उसने लोगों के कल्याण के लिए कार्य किए तो उसने अपना पूरा खजाना लोगों के कल्याण के लिए खोल दिया। अगर मैं ये कहूँ कि अगर किसी को सीखना है तो अशोक से सीखे कि जब भी वो किसी काम को करता था तो उसने पीक पर जाकर किया है। जब उसने युद्ध किया तो पीक पर किया और जब उसने शांति का रास्ता अपनाया तो उसके लिए भी अपना सर्वस्व लगा दिया। उसने सच्चे मन से बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया, लोगों के लिए अस्पताल खुलवाए, लोगों के लिए बहुत सारे कल्याणकारी कार्य करवाए, कुएं, तालाब, सारी चीज़ों का निर्माण करवाया, टैक्स कम कर दिया। तो ये था अशोक सम्राट और ये था अशोक का कलिंग युद्ध। मुझे उम्मीद है कि आपको ये युद्ध अच्छे से समझ में आया होगा और इस युद्ध का क्या परिणाम रहा। इस युद्ध की वजह से अशोक जैसा शक्तिशाली शासक करुणा से भर गया और उसने युद्ध नीति को त्याग कर शांति की नीति को अपनाया। मुझे उम्मीद है आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही होगी। अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही है तो कमेंट करके बताइएगा और नेक्स्ट वीडियो आप किस युद्ध पर चाहते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद।